हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जाने के एसएस क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को बता दें, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जो भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, ये आप लोगों को हम बता दें कि क्लास 10th में जो सोशल साइंस का हिस्ट्री है, पार्ट जो हिस्ट्री है उसमें जो है चैप्टर नंबर 3 है। जी हाँ, इसको क्यों देख रहे हैं, क्या कारण है, तो इसके लिए जो है कमेंट किया गया था हमारे, ठीक, तो मतलब चैनल पे ही कमेंट, और हमारे ही स्टूडेंट हैं और उन्होंने कमेंट किया था कि जो है मतलब सर इस टॉपिक को जो है थोड़ा सा एक बार आप जो है अपने हिसाब से इसको डिस्कस करिए, क्योंकि जो है टॉपिक ऑफलाइन बैच में भी हमको पढ़ाया गया है लेकिन जो है समझ आया नहीं, तो इसको जो है थोड़ा सा एक बार आप कोशिश करिए। तो इसलिए जो है हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम आप लोगों को बता देते हैं कि इसमें भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसका क्या मतलब होता है। ये सभी टॉपिक हम लोग जो है इसमें पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, अच्छे से जो है हम इनको देखेंगे, किस तरह से जो है इनको पूरी तरह से जो है इसके हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को ये भी बता दें कि ये एक ऐसा ये टॉपिक है, थोड़ा सा आप लोग अगर ऐसे ही पढ़ना चाहेंगे तो काफ़ी टफ आप लोगों को लगेगा, लेकिन जो है हम इसको एक आसान तरीके से जो है समझेंगे और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। ठीक, इसके जो है हर एक पहलू को हम लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अभी जो हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो इसमें देखेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यानी भूमंडलीकृत का मतलब होता है कि जो है हमारी दुनिया पहले जो है किस तरह से आपस में मिली हुई थी। ठीक है, तो इस बात का जो है इसमें जिक्र किया जाएगा। अभी हम क्या क्या इसमें देखने वाले हैं, तो सब कुछ जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे इसमें जो है, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा जस्ट 1 मिनट, रुकिएगा थोड़ा सा 1 मिनट जो है। आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। ठीक, अभी हम देखते हैं तो इसमें क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे जो है पूर्व आधुनिक युग के बारे में देखेंगे। 1 मिनट, ठीक है। थोड़ी सी स्लाइड जो है मतलब ये पीपीटी बनाना पड़ा तो इसलिए काफ़ी समय इसमें लगा, नहीं तो जो है अब तक क्लियर हो गया होता, उस तरह से मतलब बोर्ड पे बताना रहता तो हो गया होता। लेकिन जस्ट जो इसके लिए पीपीटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसमें ज़्यादा जैसे उस तरह से बातें हैं आप लोगों को, तो ये उस तरह से ऐसे हम बोलते चले जाते तो फिर आप लोगों मतलब कहाँ से देखते, तो इसलिए जो है फिर बोर्ड पे सब लिखना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो है टेक्निकल बोर्ड तो है नहीं। ठीक, इस पे जो है उस तरह से लिख सकते हैं, तो इसीलिए जो हम इस तरह से इसको देख रहे हैं। तो इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो हम लोग देखेंगे पूर्व आधुनिक दुनिया। ठीक है, यानी कि जो है आज की दुनिया जैसे है तो इसके पहले जो है या किस तरह से थी, क्या कारण रहे हैं इनके इसके बनने का, तो ये सभी कारण जो है हम इसमें देखेंगे। और इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे 19वीं सदी को देखेंगे। 1 मिनट, फैन थोड़ी सी चल नहीं रही है, क्या दिक्कत है इसमें, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। फिर इसके बाद हम लोग जो 19वीं सदी को देखेंगे। ठीक है, 19वीं सदी में हम पूरी तरह से जो है डिस्कस करेंगे, और 19वीं सदी के बाद जो हम देखेंगे उसके बाद देखेंगे कि अंतर जो है युद्ध में अर्थव्यवस्था कैसी थी, यानी जो है युद्ध के समय में हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो इस बात की जो है चर्चा की जाएगी। ठीक, वहाँ पर जो है इस बात की चर्चा की जाए, और इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि युद्ध के बाद, ठीक है, युद्ध के बाद जो है अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की कैसी थी, तो इस बात की भी चर्चा इसमें की जाएगी। अभी जो हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें पूर्व आधुनिक दुनिया। ठीक है, यानी जो है जो आज के समय की दुनिया है, तो इससे पहले जो है हमारी दुनिया कैसी थी, तो इसके बारे में जो हम लोग डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ठीक, तो अभी जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पूर्व आधुनिक दुनिया से। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा जो है इस तरह से आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें बस केवल क्या रहेंगी कि पीपीटी के सामने थोड़ा सा ये आता रहेगा, क्योंकि जो है पीपीटी है, पीडीएफ तो है नहीं कि उस तरह से हम दिखा सकते हैं, इसी कारण। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पूर्व आधुनिक दुनिया। इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या जो है डिस्कस करने वाले हैं, अभी हम देखते हैं। 1 मिनट, ठीक, अभी हम इसमें क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भूमंडलीकरण का क्या मतलब होता है। भूमंडलीकरण का मतलब होता है कि आपस में जुड़ी हुई दुनिया। ठीक है, इसमें आपस में जुड़ी हुई दुनिया आपकी कौन कौन सी आ सकती है। ठीक है, पूरा आपका यूरोप। ठीक है, जैसा कि हमने जो है कई बार आप लोगों को बताया है कि कितने हमारे महाद्वीप हैं, तो टोटली जो है 7 कॉन्टिनेंट हैं, यानी 7 महाद्वीप हैं। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है, 1 से 1.5 घंटे भी हो सकते हैं, या फिर थोड़ा जैसा जो है देखेंगे जितने समय में कवर हो जाए, क्योंकि एक ही क्लास में पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी जो है हम सबसे पहले जो इसमें बात कर लेते हैं, तो ये भूमंडलीकरण का क्या मतलब होता है कि आपस में जुड़ी हुई दुनिया। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, आपका यूरोप हो सकता है,
ठीक, आपका पूरा यूरोप है, यूरोप की बातें इसमें जो है पूरी तरह से की गई हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, इसकी बातें की गई हैं। इसमें जो है आपके जो अदर कॉन्टिनेंट हैं इनकी जो है बातचीत नहीं की गई है। अफ्रीका की कुछ बातें जो है इसमें की गई है। अभी जो है हम इसमें स्टार्ट करते हैं, तो हमें जो है यहाँ पे क्या देखना है, हमें देखना है कि आखिर जो है हमारी दुनिया कैसे जुड़ी हुई थी। ठीक है, हमारी दुनिया जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी उसके क्या कारण थे। तो इसके जो है कारण हो सकते हैं, पहला तो व्यापार हो सकता है। ठीक है, यानी व्यापार एक माध्यम था। हमारी दुनिया का जो जुड़ा होना, ये जो है क्या था, एक व्यापार भी इसमें माध्यम था। दूसरा था, ठीक है, इसके सहारे जो है व्यापार भी एक रास्ता, मतलब कि यहाँ से वहाँ जो है व्यापार भी एक रास्ता रहा है। इसके बाद जो है क्या है कि इससे जो है क्या फैला है, तो रोग भी, यानी जो है कोई भी बीमारियां जो है क्या इससे फैली हैं। ठीक है, पुराने समय में तो इसी तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान सबका फैलाव हुआ है। इसी के साथ जो है खाद्य यात्रा। ठीक है, जी हाँ, खाद्य यात्रा में क्या क्या आएगा, मतलब कि जैसे किसी भी चीज़ का अभी हम बात करें, ठीक है, कोई भी फसल हो गई, ये सभी जो है क्या एक ही स्थान पे सब रहे होंगे, ऐसा जो है नहीं था। सब जो है एक स्थान से दूसरे स्थान फैले हुए थे। जैसे जहाँ पे जो व्यक्ति जाता था, ठीक है, अभी मान के चलिए कि यूरोप से जो व्यक्ति अभी भारत की तरफ आता था, ठीक है, व्यापार के लिए आता था, तो वो व्यक्ति मान के चलिए वहाँ पे जो कुछ भी वो खाता था, ठीक है, उसके लिए जो काफ़ी मतलब अच्छा रहता था, जैसे जो कुछ भी उसके यहाँ प्रसिद्ध था, तो उसे वो ले जाने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से जो है वो क्या करता था कि सभी चीज़ों को यहाँ ले जाने की कोशिश करता था, और इसी के कारण जो है सभी जितने भी खाने वाली चीज़ें थे सब जो है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान आती जाती रहती थी। तो ये कारण जो है इसके रहे खाद्य यात्रा पे। अभी हम देखते हैं कि रेशम मार्ग, यानी जो है जिसे सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है, रेशम मार्ग। ठीक है, रेशम मार्ग में इसे जो है सिल्क रूट कहा जाता है। यानी जो है क्या होता था, दो तरीके का होता था। एक जो है ये मतलब कि पानी के माध्यम, यानी जो है समुद्र के माध्यम से होता था, और दूसरा आपका जो था वो मतलब कि भूलैंड था, यानी जो है पृथ्वी से होता था। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसमें व्यापार किया जाता था। और इसमें क्या होता था कि रेशम के कपड़े जो है मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान इसके निर्यात और आयात किए जाते थे। इसी कारण इसको रेशम मार्ग और सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है। अभी जो है हम इसको आगे इसमें क्या क्या देखने वाले हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो है इसमें आखिर क्या क्या भूमंडलीकरण में क्या क्या जो है इसके कारण रहे हैं। तो सबसे पहला जो है व्यापार। ठीक है, क्या देखेंगे कि व्यापार, व्यापार जो है एकमात्र इसमें कारण रहा है। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ठीक, तो व्यापार, ठीक है, ये आपका जो व्यापार है, ये जो है कारण रहा इसमें। व्यापार, जैसे आप व्यापार के माध्यम से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान आए गए। ठीक है, व्यापार तो एक रहा इनका। दूसरा आपका जो है व्यापार के माध्यम से ही क्या हुआ, आपके विचारों का आदान प्रदान हुआ। मतलब कि जैसे देखिए, आप जो है यहाँ पे अभी आपको हम बता दें कि जैसे क्या है कि यहाँ की जो भाषा है, जैसा कि हमने जो है देखा है कि जो आपकी अनुसूची नंबर 8 है, ठीक है, इसमें जो है क्या कि 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। आपकी जो संविधान की अनुसूची है 8वीं नंबर पे, ठीक है, तो उसमें क्या है कि 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। अब क्या हुआ कि उसमें जो है जैसे भी हमारी जितनी भी भाषाएं हैं, हमने जो है कई बार आप लोगों को बताया है। ठीक है, यानी जितनी भी है सिंधु, पंजाबी, हिंदी, जो कुछ भी टोटली जो है हमने कई बार आप लोगों को बताया है। ऐसे भी अब यहाँ याद कराने तो उसका जो है कोई बात नहीं बनेगी। तो ये जो है इन सभी भाषाओं का भी क्या हुआ होगा कि यहाँ से आदान प्रदान हुआ होगा। ठीक है, अभी फिर क्या होगा कि मान के चलिए कि आप जो है जैसे सोच आप रखते होंगे, तो ये आपकी बातों को जो है वहाँ पे जो व्यक्ति आपसे अगला व्यक्ति जो मिलेगा, उसके सामने जब आप अपनी बातों को प्रकट करेंगे तो आपकी बातों को समझेगा, जानेगा, आप उसकी बातों को समझेंगे, जानेंगे। तो इस कारण से क्या होगा कि हमारे विचार का आदान प्रदान होगा। मतलब हम उसके विचार को कुछ समझेंगे, वो हमारे विचार को समझेंगे। तो इस तरह से हमारे विचारों का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ है। इसके बाद इसी के साथ क्या हुआ, लोगों का प्रवास भी हुआ। ठीक है, जी हाँ, लोगों का विचारों का आदान प्रदान के साथ साथ क्या हुआ है कि लोगों का प्रवास भी, यानी लोग जो है प्रवास कर गए, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाके रहने लगे। ठीक है, जैसे क्या हुआ कि हमारा जब मतलब कि भारत का विभाजन हुआ, ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ कि हमने जैसा कि अभी आज नागरिकता हमने आप लोगों को पढ़ाया है, तो मतलब उसमें पॉलिटी में, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे देखिए, काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है। और साथ साथ क्या है कि उसमें बताया गया है कि कब जो है विभाजन हुआ, क्या कारण रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें मतलब कि सॉरी फॉर दिस मतलब कि क्या हुआ कि यहाँ से जब बंटवारा हो रहा था, तो यहाँ के लोग वहाँ गए, वहाँ के लोग कुछ यहाँ आए। तो इससे क्या हुआ कि लोगों का प्रवास, ठीक है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान लोग अपनी स्थान को, जो जन्मभूमि है, उसे छोड़ के दूसरे स्थान चले जाएं।
अभी जैसे ऐसे ही क्या हुआ था कि आपके बांग्लादेश, जो आपका अभी बांग्लादेश है, क्या होता था पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो क्या हुआ कि जब वहाँ पे मतलब पाकिस्तानियों ने स्वयं जो है वहाँ अपने अपना ही उन्हीं का देश था, एक जो केवल भाग था, तो वहाँ पे जो है इन लोगों ने आतंक फैला दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि पूरे बंगाल के लोग जो है क्या करने लगे कि इधर प्रवास करने लगे भारत के सभी क्षेत्रों में। आप जानते हैं कि पूरी तरह से बंगाल जो है भारत से घिरा हुआ है, तो भारत के क्षेत्रों में जो है ये लोग प्रवास करने लगे। तो इसी तरह से क्या हुआ कि लोगों का प्रवास भी होता रहा है। आगे जो हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अपनी अगली टॉपिक को। एक मिनट। सबसे ज़्यादा दिक्कतें बस यही है कि मतलब ठीक, देखते हैं। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। ये थोड़ी सी दिक्कतें होती कि मतलब दिखना भी चाहिए वीडियो भी ना, अगर जो है इस तरह से मतलब अभी हम ना दिखे फिर भी जो है थोड़ी सी समझने में उस तरह से दिक्कतें होती हैं। तो बाकी ठीक, कोशिश करते हैं इसको। अभी देखिए सिल्क रूट के बारे में देखते हैं हम लोग। तो सिल्क रूट क्या होता है आपका, हम सिल्क रूट के बारे में सबसे पहले बता देते हैं। हमने जो है थोड़ा सा जिक्र किया इसका, हमने जाना कि इसमें क्या होता था कि मतलब कि रेशम के कपड़े का आयात निर्यात किया जाता था। जी हाँ, तो इसमें क्या था कि व्यापार मार्ग जो था, ठीक है, क्या है सिल्क रूट में कि हम लोग देख रहे हैं इसमें जो व्यापार का मार्ग है, ठीक है, ये चीन को पश्चिमी देशों, ठीक है, यानी कि पश्चिमी देशों का मतलब है कि यूरोप, ठीक है, यूरोप हो गया आपका। तो यूरोप के जितने भी देश, यूरोप तो ये क्या है केवल महाद्वीप है, यूरोप के ढेर सारे जो है देश हैं, जैसे इसमें आपका नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है, इसमें आपके फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सभी क्या है, ये पूरी तरह से ऑस्ट्रिया, ठीक है, जितने भी देश हैं ये सब के सब क्या हैं, आपके जितने देश हैं इनसे जो है जोड़ने का कार्य करता था। ये जो आपका व्यापार मार्ग है ये क्या करता था, आपको चीन से, जो आपका चीन एशिया का देश है, जो आपका मतलब भारत का पड़ोसी देश है, और जो है ये सबसे जनसंख्या में सबसे पॉपुलर है यानी फेमस है, सबसे पहली जनसंख्या इसकी है। क्या है कि ये चीन जो है आपका एकदम पड़ोसी देश है, इसका जो है संबंध कहाँ था, तो पश्चिमी देशों से था। और किसके माध्यम से था, तो व्यापार के माध्यम से था। और अन्य देशों के साथ, केवल जो है पश्चिमी देशों के साथ साथ जो है अन्य देशों से भी ये जोड़ता था, ठीक है। तो इसके दो रास्ते होते थे, एक तो समुद्री मार्ग होता था और एक जो है स्थलीय मार्ग होता था, ठीक है। तो दो रास्तों से जो है व्यापार हुआ करता था। और इसी मार्ग को, ठीक है, इसी मार्ग को हम लोग क्या कहते थे, इसी मार्ग को हम लोग सिल्क रूट के नाम से जानते थे, ठीक है। इसी को, एक मिनट, ये पेन इस पे मतलब कि जैसे थोड़ी सी मतलब कि ट्राईपोड पे अभी रखे हैं फ़ोन, और उसके बाद इसको चलाना थोड़ा सा इस पे चल नहीं रहा है। बाकी कोशिश करेंगे, देखते हैं कब जो है मतलब इस तरह से स्मार्ट बोर्ड का सिस्टम रहता तो फिर ये सब करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। बाकी देखते हैं। तो इसमें क्या, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिल्क रोड कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि ईसा युग, यानी जो आपकी ईसा मसीह जब से आए हैं तब से जो है इस युग को माना जाता है। तो मतलब ये बात हम कब की कर रहे हैं, सिल्क रूट ये लगभग 2-2.5 हज़ार साल पहले की बात है, जब जो है इसकी यानी कि ईसाई युग या जो ईसा युग, ईसा मसीह युग की जब से जो है शुरुआत हुई है, ठीक, जब से ये शुरुआत हुई है तब से जो है, जब से मतलब अस्तित्व में आया है, लगभग जो है तब से जो है 15वीं शताब्दी तक, 15वीं शताब्दी का मतलब होता है, जैसे शताब्दी क्या होता है कि 100 साल आगे होती है, ठीक है, शताब्दी हमारी 100 साल आगे होती है। तो हम जो है इसमें देखेंगे कि जो आपकी 15वीं शताब्दी यानी जो है 1401 ईस्वी से लेकर 1499 ईस्वी तक, इसे हम कहेंगे 15वीं शताब्दी। तो 15वीं शताब्दी तक जो है ईसाई युग से लेके, यानी जो ईसा मसीह युग हैं यहाँ से लेके जो है इसका अस्तित्व जो है 15वीं शताब्दी तक बना रहा था आपके सिल्क रूट का, ठीक है। तो ईसा मसीह एक से लेके जो है पूरा मतलब कि 15वीं सदी तक इसका जो है, जो मतलब कि इसका अस्तित्व है, यानी जो ये बरकरार रहा उस समय तक। आगे हम सिल्क रूट के रास्ते में ही ईसाई, इस्लाम, बौद्ध धर्म दुनिया के विभिन्न भागों में पहुंचे, ठीक है, इसी के रास्ते से। जी हाँ, इसी के रास्ते से हम लोग जो है मतलब कहाँ कहाँ गए, तो इस्लाम के बारे में जाना, बौद्ध धर्म के बारे में, मतलब ये जितने धर्म हैं हमारे, ध्यान से समझिएगा, जितने हमारे धर्म हैं इनका प्रचार प्रसार हुआ। जैसे अभी हम आप लोगों को बताएं तो म्यांमार में बौद्ध धर्म जो है बहुत प्रचलित है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, अभी आप देखेंगे तो पाकिस्तान इस्लाम धर्म बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अभी आप देखिए अपना इंडिया की तो कोई बात ही नहीं है, मतलब यहाँ विभिन्न धर्मों के विविधता वाला देश है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे जो टॉप पे है तो हिंदू धर्म रहता है। जैसा कि अभी जो है क्या हुआ, जैसे अभी हमने जो है एक आप लोगों को इसी पे एक थोड़ी सी क्लिप डाली थी, हमने जो है उसमें बताया था कि योगी आदित्यनाथ जो आपके हैं उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म ही हमारा क्या है, राष्ट्रीय धर्म होगा।
सनातन धर्म का मतलब होता है हिंदू धर्म। और जब कभी भी आप लोगों को हम एक चीज़ बता देते हैं कि कभी भी कोई भी राष्ट्र यदि जो है वो धर्म को अपना सर्वोच्च मानने लगता है, तो वहाँ से जो है उस देश की सब कुछ जो है थोड़ा सा मतलब कि उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ने के चांसेस रहते हैं। तो इस कारण से जैसा कि आपके मतलब कि जो सीएम भी हैं इस समय यूपी के, तो इनको जो है इस तरह से इन्होंने बात कही। ऐसे भी ठीक है कि उन्होंने ठीक ही कहा होगा, लेकिन जो है सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म इस तरह से जो है ये नहीं कि एक ही धर्म को आप मतलब कि बढ़ावा दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी सभी धर्मों को किसी भी, जैसे हमारा देश है तो इसमें सभी धर्मों को लगभग समान रूप से जो है इनका आप जो भी करना है तो इनको करिए, तो काफ़ी बेहतरीन होगा। तो ये चीज़ इसमें हमने सिल्क रूट के बारे में जाना। आगे देखते हैं हम लोग। अभी इसको थोड़ा और सरलता से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है सिल्क रूट कार्य करता था। तो देखते हैं हम लोग इसको कि सिल्क रूट में देखिए सोना और चांदी जो है हमारे ईस्ट से, यानी जो है कि ठीक ईस्ट का मतलब आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। अभी हम इसको थोड़ा सा आपको मैप में दिखाते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। मैप, जी हाँ। अभी देखिए, अब यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि ये जो हमारा चाइना है, ठीक है, 1 मिनट इसका कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा चाइना, ठीक, ये हमारा चाइना है और ये हमारा इंडिया है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस रास्ते से यहाँ से जो है क्या होता था कि यहाँ से हमको जो है क्या किया जाता था कि 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ से सोना चांदी, ठीक है, यहाँ से सोना चांदी आपका यूरोप जाता था। ये 2 रास्ते, एक जो है आपका समुद्र मार्ग दिखाई दे रहा है और एक जो है आपका ये स्थल मार्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपका एक स्थल मार्ग है। तो ये क्या है कि 2 रास्ते आपके थे, ठीक है, 2 रास्ते थे और इसके माध्यम से क्या होता था कि यहाँ से सोना चांदी जो है जाया करता था, ठीक, यहाँ से सोना चांदी जाता था, जी हाँ, मतलब कि यहाँ आता था, ठीक। यहाँ पे जो है ये लोग सोना चांदी ले आते थे यूरोप के लोग और अपने यहाँ से, जी हाँ, यानी कि चीन से और भारत से मसाले जाते थे। केवल क्या जाते थे? मसाले। जैसे इसमें जो है जावा, जकार्ता, ये सभी जो है जो इंडोनेशिया के इधर के आपके पार्ट है, म्यांमार, थाईलैंड, ये सभी जो है क्या थे, इधर से बहुत ज़्यादा मतलब मसाला वसाला प्रसिद्ध रहता है। तो यहाँ से जो है ये सभी इन रास्तों से जो है क्या चीन उन ये सब मिला के जो है यहाँ से मसाले ज़्यादा जाते थे। तो यहाँ से मसाला जाता था और जो है वहाँ मतलब कि आपका जो यूरोप है, इधर का जो पश्चिमी देश है, तो यहाँ से जो है सोना चांदी आपके यहाँ आते थे, ठीक है। तो यहाँ से जो है क्या होता था कि ये सोना चांदी हमारे यहाँ आता था, जी हाँ, इस तरह से जो है आप लोग देख सकते हैं कि ये सोना चांदी जो है, 1 मिनट, ये सोना चांदी यहाँ आता था और मसाला जो है यहाँ से आपका यूरोप जाता था, ठीक, यूरोप जाता था। तो इस तरह से जो है इसमें संबंध रहता था सिल्क रूट का। और ये जो है कब स्थगित हो गया, मतलब कि कब ये रुक गया, तो इसका क्या कारण रहा है, इसको भी हम बता देते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा है 1453, ठीक है। हमने जो है यहाँ पे 1453 क्यों लिखा है, यानी टर्की पर कब्जा। अभी हम आपको टर्की बताते हैं। टर्की जैसे, ठीक है, टर्की के पास आपका साइप्रस है, सीरिया है, ठीक है, लेबनान है, ये सभी क्या है कि देश हैं। और ये देश कहाँ के हैं, तो एशिया महाद्वीप के हैं। बहुत सारे देश हैं, ठीक है। इसमें हम बहुत सारे जानते हैं कि जैसे सऊदी अरब, आप यमन, ओमान, ठीक है, कतर, यूएई, यानी कि ये सभी आप जानते हैं कि कुवैत उवैत सब जितने भी देश हैं ये सभी क्या हैं। तो यहीं पे एक जो है आपका देश है टर्की, जी हाँ, हम इसको दिखाते हैं आप लोगों को। ये आपका यहाँ पे है टर्की, ठीक। ये थोड़ा सा मैप जो है क्लियर आप लोगों को थोड़ा सा ना भी दिख रहा होगा, फिर भी कोशिश करिएगा थोड़ा सा देखने की। 1 मिनट रुकिए, हो सकता है कि मैप हमने एक और जो है इसमें रखा था, और अगर देखेगा तो अभी हम आपको दिखाते हैं। जी हाँ, यहाँ पे फिर भी क्लियर इसमें नहीं है, ठीक जो है, कोई बात नहीं, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए, अब थोड़ा सा हम जो है आपको ये टर्की को समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लगभग जो है क्या था, ये आपका स्थान जो था ये टर्की वाला स्थान था, ठीक। यहाँ पे क्या था आपका जो है मतलब कि यहाँ पे क्या सिस्टम था कि यहाँ से जो है इसने क्या कर दिया कि ये जो आपका यहाँ से जो मतलब कि समुद्री मार्ग था, ठीक है, ये जो समुद्री मार्ग आपका था, जो यहाँ से मतलब कि व्यापार होता था, तो मतलब सिल्क रूट का आना जाना, ये जो सिल्क रूट था, इसे जो है पूरी तरह से टर्की ने 1453 ईस्वी में इस पे क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, मतलब इसको रोक दिया। अभी क्या प्रॉब्लम्स आई, अभी जो है क्या होता था कि जितने भी सामान लेके यहाँ से लोग जाते थे, ठीक है, जितने भी सामान लेके, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे कि ये इनको छीन लेंगे, ठीक है, सामान को छीन लेंगे। फिर जो है यहाँ से आपका स्थलीय मार्ग जाएगा, फिर भी ये बीच में रास्ता इसका पड़ेगा। तो इन कारणों से जो है काफ़ी ज़्यादा बाधाएं आने लगी।
यानी व्यापार करने में। तो अब क्या हुआ, इसी कारण जो है क्या किया गया कि जैसे आपके जो कोलंबस साहब थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक मिनट, कोलंबस ने क्या किया, इन्होंने जो है कोशिश किया कि मतलब यहाँ से जाएंगे और मतलब कि भारत की खोज करेंगे। भारत की खोज का इन द सेंस है कि मतलब कि भारत में एक नए मार्ग की खोज करना, मतलब एक भारत कहीं खोया थोड़ी था हमारा, ठीक है, भारत तो था ही, लेकिन जो है क्या था यहाँ पे भारत की खोज करने का मतलब था इनका कि जो है भारत में एक नए मार्ग की खोज करना, ठीक है। जैसे कि नए मार्ग की खोज उन्होंने कैसे किया, आपका जो है पूरा अफ्रीका को जो है, ठीक है, अफ्रीका को घूमते हुए, यूरोप से अफ्रीका को घूमते हुए, ठीक है, एक मिनट फिर से दिखाते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो है क्या किया इन्होंने, एक मिनट, थोड़ा मैपिंग वैपिंग दिखाना तो रुकना तो पड़ता ही है, रुकिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो है आपका ये पूरा रहा यूरोप, ठीक, ये पूरा आपका यूरोप है, और यूरोप से जो है यहाँ से अफ्रीका को घूमते हुए जो है इनको यहाँ आना था भारत में, ठीक है। लेकिन जो है इन्होंने क्या किया, जो कोलंबस आपके थे, कोलंबस जो है भारत आए नहीं, ये तो चले गए जो है कहाँ, अमेरिका की खोज कर डाले, मतलब खोज नहीं, वही मतलब मार्ग का ही खोज, जबकि ये जो है किसकी खोज करना चाहते थे, भारत में मार्ग की। जबकि जो है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने किया, हालांकि जो है बाद में ये नाम भी मतलब दिया जाता है कि उन्होंने भारत की खोज की, तो भारत का खोज जो है कोई किया नहीं था, भारत जो है कहीं गुम थोड़ी था, लेकिन जो है क्या हुआ कि नाम दिया गया था कि भारत की खोज उन्होंने किया। ऐसे तो जो है मतलब कि केवल क्या था कि इन्होंने मार्ग की खोज किया था, मतलब जो समुद्री मार्ग है उसका खोज इन्होंने किया था। तो इस तरह से जो है क्या हुआ कि जब इस तरह की बाधाएं आई टर्की में, जब इन लोगों ने व्यापार को रोक दिया, तो इसी कारण जो है क्या किया गया कि इसमें नए मार्ग की खोज की जाना जो है मतलब शुरुआत की गई। आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हमने पूरी तरह से सिल्क रूट समझ लिया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग क्या देखते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं भोजन की यात्रा। जी हाँ, अभी तो मतलब सिल्क रूट में जैसे मतलब व्यापार के कारण जो है विचार आदान प्रदान ये सभी हुए। अभी हम देखते हैं कि भोजन की यात्रा जो है, आखिर भोजन जो है हमारा ये जो है किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान गया, तो इसके लिए थोड़ा सा जो है हमको, हाँ अब जो है ठीक है। अभी हमको क्या देखना है कि जैसे देखते हैं हम लोग, जैसे आलू हो गया आपका, ठीक है, आलू हो गया, टमाटर हो गया, ठीक, मिर्च हो गया, सोया, मक्का, मूंगफली, शकरकंद, ये जो है पूरी दुनिया में खाद्य पदार्थ की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। आप लोग जानते हैं इनके बारे में, ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि इनको जो है किस तरह से यूज किया जाता है। तो इनको जो है एक जैसे मतलब जैसे खाद्य पदार्थ है, अभी हम लोग क्या आलू, टमाटर, मिर्च, सोया, मक्का, ये सभी जो हम लोग अभी खाते हैं, तो इसी तरह से जो है पहले के समय में भी इनका जो है क्या किया जाता था, तो इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, एकदम खाद्य पदार्थ की तरह जो है इनका इस्तेमाल काफ़ी समय पहले से ही हो रहा है। तो इसमें जो है क्या किया कि कोलंबस साहब ने क्या किया कि ये जो है अमेरिका महाद्वीप की खोज कर बैठे का इन द सेंस कि मतलब वही जो है मार्ग की खोज इन्होंने कर डाला। तो ये जो है क्या किए कि मतलब वहाँ पे जो है इनको ये सभी चीज़ें मिली। जब ये अमेरिका गए तो वहाँ पे इनको जो है आलू, टमाटर, मिर्च, ये सब जो है वहाँ पे इनको मिला। पहले जो है इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी किसी को नहीं थी, लेकिन इन सभी चीज़ों का जो है इनको जिक्र वहाँ पे मिला, मतलब ये जो है वहाँ पे जान पाए। इतना जो है सब लोगों को आलू से मतलब कि जैसे आलू के प्रति इनका इस तरह से जो है जागृत ये सभी हो गए, इस तरह से इनका प्रेम बढ़ गया कि एक बार जो है जब महामंदी आई 1840 में, तो आलू में जो है क्या हो गई कि एक थोड़ी सी बीमारी आ गई 1840 के दशक में। तो उस समय क्या हुआ कि जब आलू की फसल तबाह हो गई, तो लोग जो है भूखमरी के मतलब शिकार होने लगे, मतलब कि आलू के सिवाय कुछ खाना ही नहीं चाहते थे। ऐसा भी जो है ऐसी भी स्थिति मतलब यहाँ पे आई थी। अभी देखिए हम नूडल की बात करते हैं, जिससे सवई के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जैसे इटली में इसे जो है स्पैगेटी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नूडल ये किसकी देन है, तो चीन की देन है, ठीक है। नूडल आपकी चीन की देन है, जो पूरी दुनिया में जो है विभिन्न रूपों में इस्तेमाल की जाती है, अलग अलग रूपों में जो है इसको जाना जाता है, ठीक। अभी जो इसमें भारत में इसको जो है क्या कहते हैं कि सेवइयों के रूप से, ठीक, सेवई के नाम से जो इसको जानते हैं। और इटली में इसी को स्टेपगेटी के नाम से जो इसे जाना जाता है इटली में, ठीक। तो इस तरह से जो इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। अभी देखिए आलू के बारे में हमने आप लोगों को बताया कि आलू यूरोप के लोगों का क्या था जीवन, ये पूरी तरह से बदल डाला। कैसे, यूरोप कोलंबस जब गए वहाँ पे, तो यूरोप के लोग वहाँ से जाने कि आलू ये कुछ होता है। अब इसके बारे में जब इन लोगों को जानकारी मिली, तो इनका पूरा जीवन जो है बदल गया। यानी जहाँ ये लोग अलग चीज़ें खाते थे, वहाँ मतलब आलू के प्रति जो है इनका प्रेम बढ़ा, तो आलू को बहुत ज़्यादा खाने लगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है इनको इस तरह से इसको खाने लगी कि अगर ये ना मिलेगा तो फिर ये मतलब भोजन ही ना करें, ऐसा जो है इनकी भावना बढ़ गई।
तो इसमें क्या इन्होंने देखा कि 1840 के दशक में क्या हुआ कि एक जो है आलू में क्या आ गई कि बीमारी आ गई, और बीमारी आने के कारण जो है पूरी की पूरी फसल जो है क्या हो गई कि तबाह हो गई। और जब पूरी फसल तबाह हो गई तो ये लोग, लाखों लोग जो है क्या हो गए कि भूख के कारण जो है मर गए, मतलब कि इनकी मृत्यु हो गई। केवल आलू, ठीक है, अगर जो है नहीं जाने होते तो फिर ऐसा होता भी नहीं। ठीक, तो एक कहीं न कहीं जो है कई चीज़ें जानने के बाद भी जो है इसमें दिक्कतें आ सकती हैं। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि बीमारी, व्यापार और फतह, यानी जो है मतलब कि बीमारी, ये सभी चीज़ें जो है कैसे आखिर फैली हैं। अभी देखिए कुछ चीज़ें हम अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, कुछ बातें करते हैं। मतलब देखिए, ये जो यूरोप है, ठीक है, यूरोप जो है कई देशों को अपना गुलाम बना चुका है। ठीक है, यूरोप कई देशों का गुलाम बनाने का मतलब है कि इसका समझने की कोशिश करिएगा। यूरोप ने क्या क्या किया है, तो यूरोप जो है आपका अमेरिका, ठीक है, अमेरिका को गुलाम बनाया है। ठीक, अमेरिका को गुलाम बनाया, साथ साथ जो है अमेरिका के साथ जो है क्या किया कि आपके भारत को गुलाम बनाया ही। अमेरिका, भारत और साथ साथ जो है क्या किया कि अभी हम बात करें अफ्रीका, ठीक है, तो इन सभी क्षेत्रों में जो है क्या किया है, इन सबको जो है ये गुलाम बना चुका है। जिसके कारण क्या हुआ कि इसी के कारण जो है ये सभी स्थानों पे, कहीं जैसे भारत में फूट डालो के द्वारा जो है यहाँ पे बर्बाद किया। अभी जो क्या करेगा कि अफ्रीका में जैसे कई जगह जो है मतलब बीमारियां फैला के ठीक, मवेशियों में, मतलब कि जैसे जो गाय भैंस बकरी होते हैं इनमें जो है बीमारियां फैला के, तो ये अलग अलग तरीकों से सबको केवल जो है परेशान किया है। ठीक है, इसका जो ये कभी भी किसी के साथ एक बार मिला तो फिर इसका ये नहीं मतलब कि रहेगा साथ। ये जो है क्या है कि उस तरह से मतलब कि इसका कुछ पता नहीं है कि कब तक जो है साथ रहेगा कब तक नहीं। तो यूरोप इस तरह का है। इसके साथ जो है आप संबंध भी ऐसे ही रखिए तो ही आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होगा, मतलब काफ़ी अच्छा होगा इसके लिए। अभी हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक को। अब देखते हैं, यूरोप के नाविकों ने एशिया और अमेरिका के देशों के लिए समुद्री मार्ग का जो है खोज किया। जितने भी यूरोप के नाविक थे, ठीक है, फिर वास्को डिगामा हो या फिर कोलंबिक हो, ये सभी क्या थे, नाविक ही थे। तो इन लोगों ने क्या किया मतलब नाविक ही तो जाएंगे जो मतलब कि समुद्री मार्ग के द्वारा, मतलब कि अब क्या है, इतना बड़ा आपका अटलांटिक महासागर है, अब इसे पार करके अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इन सबको जो है इतना भारी महासागरों को पार करके जो है एक नए महाद्वीप की खोज करना, मतलब कि एक नए रास्ते की खोज करना, ये जो है कौन जो मतलब पूरी तरह से उसके बारे में जानकारी जिसको रहेगी। अब कभी कोई जो है किसी जल में जो है मतलब कि प्रवेश ही नहीं किया है और फिर उसको एकाएक जो है आप कह दें कि आप चलिए जो है थोड़ा सा जल मार्ग की खोज करते हैं, तो फिर वो कैसे जा सकता है। तो इन लोगों के पास जानकारी थी तो इसलिए जो है ये लोग गए वहाँ पे। तो इन्होंने क्या की कि यूरोप की फतह की नींव डाली, यानी जो है यहाँ पे क्या करी, मतलब कि कई तरीके से मतलब कि जैसे एक जो बीमारी के माध्यम से, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, बीमारी के माध्यम से जो है कई जगह जो है ये फैलाई बीमारी, इस तरह से फैली जब एक स्थान से दूसरे स्थान गए, जिस तरह की बीमारियां इनके पास थी तो ये जो है अलग जाके फैल गई। अभी देखिए जी, जैसे ये जो बीमारी इनके पास थी, ठीक है, तो ये बीमारी मान के चलिए इनके पास थी, तो क्या हुआ कि अभी ये सह चुके हैं। जब एक बार जो हो गया मतलब कि इनके पास, अब जैसे आपके समय में अभी क्या है, कोरोना की बीमारी है, तो क्या हुआ कि ये मतलब चल रही थी जो बीती है अभी जस्ट, तो क्या हुआ कि कोविड-19 के समय में क्या हुआ कि आप क्या भारत से जो है उत्पन्न हुई थी, नहीं ना, ये चाइना से उत्पन्न हुई। लेकिन क्या हुआ कि चाइना के लोग अब सह लिए हैं, मतलब कि 80% लोग अब वहाँ पे देखिए उनको जो एक बार मतलब हो गया तो अब जैसे नहीं कहते हैं कि एंटीबायोटिक, अब उनको मतलब कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस कारण से अब ये जो है जहाँ जाएंगे वहाँ पे तो प्रभाव पड़ेगा, जो अभी नॉर्मल हैं कभी जो है इसको देखे ही नहीं तो उनको जो है तुरंत प्रभाव इसका पड़ेगा, लेकिन जो एक बार सह लिए तो उनको जो है कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसी तरह से यूरोप के लोग जो है जहाँ गए, जैसे अभी अमेरिका गए, तो वहाँ पे जो है इस तरह से ये बीमारियाँ जो है वहाँ पे फैल गई। इसके बाद हम देखते हैं कि यूरोप में कई समस्याएं जैसे गरीबी, बीमारी, धार्मिक टकराव, ये सभी जो है चल रहे थे। इस समय में क्या क्या चल रहे थे यहाँ आपके यूरोप में, ठीक है, तो यूरोप में जो है कई समस्याएं थी, ठीक है, जिसमें जो है गरीबी थी, बीमारी थी और धार्मिक टकराव। देखिए अभी हमने बात किया आपको जैसे धार्मिक, तो मतलब धार्मिक यहाँ पे क्या था, टकराए, मतलब कि ईसाई का जो ही कोई मतलब कि बात ना माने, ईसाइयों को धर्म को ना अपनाए तो उसे जो है मार दिया जाता था, मारते थे, इस तरह से जो है बातचीत इसमें की जाती थी। मतलब यहाँ पे गरीबी भी बहुत ज़्यादा आ चुकी थी, बीमारियां तो फैली ही हुई थी। तो ये सभी कारण यहाँ पे जो है थे यूरोप में इस समय। चीन ने बाहरी संपर्क पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है
कि चीन जो था ये काफ़ी चालाक है, ठीक है, मतलब कि सबके ऊपर ये मतलब कर सकता है सब कुछ, मतलब कि जैसे यूरोप आपका सबके ऊपर जैसे शासन चला सकता है, सबको जो है बहका के फिर जो है खुद निकल सकता है वहाँ से, लेकिन चीन के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि चीन, पाकिस्तान और ब्रिटेन ये सब तो एक मतलब कि जैसे नहीं कहते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई, तो इस तरह के लोग हैं, ठीक है, इनका जो है कोई पता नहीं कि कोई मतलब ये अलग है ये अलग है, ना, ये जो है एकदम एक जैसे हैं। आप देखिएगा कि मतलब चीन की हर एक बात पाकिस्तान मानने को तैयार रहता है, ठीक। अभी आप देखेंगे तो मतलब इनमें कोई जो है बदलाव नहीं रहता है। तो क्या होता है कि आप जो है जैसे देखिए कि कोई अगर दुष्ट व्यक्ति है, वो दुष्ट से ही उसका पाला पड़ जाए तो उसको उसको क्या कर सकता है? बिगाड़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जब वो भी वैसा है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से चीन भी था, चीन को जो है कोई फर्क नहीं पड़ा। चीन को क्या हुआ कि बाहरी संपर्क जो थे, ठीक है, चीन ने क्या कर दिया, जितने भी बाहरी संपर्क थे विदेशी से, इन पे जो है अंकुश लगा दिया, मतलब कि बंद, ठीक है। और फिर क्या कर दिया कि दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थलग हो गया, मतलब एकदम जो है अलग हो गया, इसका जो है कोई कुछ पता है ना कि अब जो है किसी देश से ना व्यापार करेगा ना कुछ, एकदम बंद। कहानी मतलब ये जान गया कि अब जो है बीमारी फैलेगी, या फिर भारत की तरह जो इसमें फूट डालो का जो षड्यंत्र रचा जाएगा, ये सभी चीज़ों से जानकर ये क्या हो गया, अलग हो गया आपसे, एकदम बिल्कुल जो है वहाँ से अलग हो चुका था। 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा मतलब देखते हैं कि चल रहा कि नहीं, मतलब जो रिकॉर्डर है आपका। ठीक है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसको आगे, ठीक। अभी हम लोग क्या देखें कि मतलब इस तरह से जो है क्या हो गया कि चीन आपका पूरी तरह से अलग हो गया। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि इस समय में क्या था कि जो विश्व में, ठीक है, जो व्यापार का केंद्र बिंदु था, ठीक है, विश्व में अगर व्यापार किसी से होता था किसी के साथ, तो कौन करता था? यूरोप, ठीक है, पूरी तरह से जो है यूरोप क्या करता था, सबके साथ यूरोप का ही व्यापार होता था, ठीक। जैसे भारत का हो, अमेरिका को हो, ठीक है, किसी का भी, यही तो पूरी तरह जो है सबके यहाँ शासन भी कर चुका था, ठीक है, ये क्या कर चुका था कि सबके साथ व्यापार भी करता था, ठीक है। तो पूरी तरह से जो है इसी का मतलब सब बोलबाला चल रहा था उस समय। आगे हम लोग देखते हैं 19वीं सदी में जो है आखिर कौन सी घटनाएं हुई। जैसा कि हमने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया था कि 19वीं सदी की हम लोग बातचीत करेंगे। तो 19वीं सदी में आखिर क्या हुआ? 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदल रही थी, ठीक है, 19वीं सदी में आपकी दुनिया जो है, ठीक, ये पूरा विश्व आपका जो है तेजी से बदल रहा था। इस समय में क्या हुआ कि सामाजिक मतलब और राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी के क्षेत्र में बड़े जटिल बदलाव हुए, मतलब जितना भी आपका सामाजिक रूप से, ठीक है, फिर राजनीतिक रूप से इसमें जो है बहुत सारे बदलाव आए पूरी दुनिया में, केवल एक ही महाद्वीप या देश में नहीं, पूरी दुनिया में जो है इस तरह से बदलाव आए। तो इसमें क्या हुआ कि उन बदलावों की वजह से विभिन्न देशों के रिश्ते क्या हुआ कि समीकरण अभूतपूर्व बदलाव आए। जैसे देखिए अब क्या हुआ जब बदलाव आएगा, अभी देखिए टेक्नोलॉजी का मतलब माध्यम आया, तो पहले जितने भी ऑफलाइन टीचर हुआ करते थे, ये लोग जो है क्या करते थे कि मतलब ऑफलाइन में ही जैसे पढ़ाएं, तो इनके बारे में कोई बहुत बढ़िया भी पढ़ाए तो इनके बारे में कोई जानता नहीं था। लेकिन अभी क्या हुआ कि अब ऑनलाइन का जैसे ही समय आया है, तो ऑनलाइन के समय में जो ही मतलब अब इन लोगों ने जैसे यूट्यूब हो गया, फिर या फिर अपना कोई एप्लीकेशन हो गया, तो इस माध्यम से अब इनको जो है पूरी मतलब दुनिया भी जानने लगी है भारत की, तो आप बात ही छोड़िए। तो इसी तरह से क्या हुआ कि जैसे ही जो है सामाजिक मतलब बदलाव हुआ, सामाजिक राजनीतिक, तो इसमें क्या हुआ कि बदलाव के कारण ही ये जितने भी लोगों के रिश्ते थे इसमें भी बदलाव आने लगे, ठीक, जिसका जो है जिसके साथ था रिश्ता, वो भी जो है इसमें भी बदलाव आने लगे। तो इसी कारण जो है कई अर्थशास्त्री क्या मानते हैं कि आर्थिक आदान प्रदान 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनका क्या मानना है कि जो आर्थिक आदान प्रदान होते हैं, मतलब पूंजी का आदान प्रदान जो है तीन मतलब 3 तरह से होता है, मतलब पैसों का। अभी देखिए एक तो है व्यापार के कारण, ठीक है, एक क्या है कि व्यापार का आदान प्रदान होगा। आर्थिक आदान प्रदान का मतलब अपने जितने चीजें हैं वो जो है किस 3 तरीके से जो है यहाँ से वहाँ आ जा सकती हैं। हमारे देश की कोई भी चीज़ें जो है क्या 3 तरीके से आ जा सकती हैं। पहला तो व्यापार के माध्यम से जो है आदान प्रदान हो सकता है। दूसरा श्रम का आदान प्रदान हो सकता है। आपके जो है श्रम का मतलब कि आपके मजदूरों का आदान प्रदान हो सकता है। जैसे यहाँ से लोग जाके दूसरे स्थान पे कार्य करने लगे तो उनका जो है आदान प्रदान हो जाएगा। फिर वहाँ के लोग जो है यहाँ पे आके कोई कार्य करने लगे तो वो आके यहाँ रहने लगे, तो मतलब कि मजदूरों का भी आदान प्रदान हो जाएगा। इसके बाद पूंजी का आदान प्रदान का मतलब पैसे का, ठीक है, पूंजी का इन द सेंस है कि पैसे का मतलब कि पैसे का भी आदान प्रदान किया जाएगा यहाँ पे। तो ये 3 तरीके से अर्थशास्त्रियों का मानना होता है, ठीक है। अर्थशास्त्री का मतलब होता है कि वही जो आपके ठीक इकोनॉमिक्स के बहुत ज़्यादा मतलब जानकार हों तो उनको अर्थशास्त्री हम लोग कहते हैं।
तो ये जो है इनमें 3 तरीके से हो सकता है कि एक मेहनत और एक जो है पूंजी का आदान प्रदान, ठीक है, ये चीज़ें जो है इसमें है। आगे हम लोग देखते हैं यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण, ठीक है। अभी हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण यानी विश्व में अर्थव्यवस्था का निर्माण कैसे हुआ आखिर, ठीक है, इस चीज के बारे में अभी हम लोग देखते हैं। तो 18वीं सदी में, अब देखिएगा इसमें ध्यान से कि 18वीं सदी में यूरोप की जनसंख्या में भारी वृद्धि के कारण भोजन की मांग में तेजी से वृद्धि हुई, ठीक है। क्या है इसमें बातचीत कि 18वीं सदी में, ठीक है, 18वीं सदी का मतलब आप लोगों को हमने बताया, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, मतलब कि 18वीं सदी का मतलब होता है कि 1701 से लेकर 1799। तो इस समय के बीच में क्या हुआ कि यूरोप में जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या जो है क्या हो गई कि भारी वृद्धि हुई, जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई, और इसी के कारण क्या हुआ कि भोजन की मांग में जो है क्या हो गई, तेजी से वृद्धि हो गई। मतलब समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा कि मतलब जब जो है इस समय वहाँ पे जनसंख्या तेजी से बढ़ गई तो वहाँ पे जो है चीज़ों की मांग होगी। आप देखिए कि जैसे आपके घर में जो है 2 बच्चे हैं, ठीक, या फिर पूरा परिवार आपका जो है, मान के चलिए कि अभी जो है कोई भी आपका परिवार है जो मतलब कि 5 मेंबर्स की आपकी फैमिली है, मतलब 5 लोगों का आपका परिवार है। अभी इसमें मान के चलिए कि बढ़ोतरी होने के बाद जो इसमें 10 लोगों का परिवार हो गया, तो इसमें जो है अब चीज़ों की जो है मांग अधिक होगी। आपके घर में जो भी भोजन बनेगा तो उसमें जो है ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इसी कारण जो है यहाँ पे जब जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो यहाँ पे भोजन की मांग जो है तेज़ी से बढ़ने लगी। तो इस कारण में अब क्या होगा, अब धीरे धीरे जो है यूरोप क्या होगा, कमज़ोर होना शुरू होगा। अब यहाँ हम लोग आगे देखते हैं इसमें, यानी अब इसमें क्या हुआ कि सरकार को जमींदारों के दबाव के कारण मक्के में आयात का नियंत्रण लगाना पड़ा, यानी मक्के का, ठीक है, मक्के के जो आयात में क्या करना पड़ा कि इसमें नियंत्रण यानी रोक लगाना पड़ा। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि ब्रिटेन की भोजन की कीमत बढ़ गई। मतलब कि उसमें जो है भोजन की कीमत में जो मतलब कि जो भोजन क्या होता था कि जो कम पैसों में मिलता था, अभी जो है क्या हो गया कि वो अधिक पैसों में मिलने लगा। आप सोचिए कि जहाँ पे जिस भी वस्तु का जो है मतलब कि उसका उत्पादन से ज़्यादा उसकी मांग हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि महंगाई बढ़ जाती है, ठीक। आप मान के चलिए कि जो है कोई भी दुकान आप अभी जस्ट नई नई जो है ओपन किए हैं या खोले हैं, तो उसमें क्या होगा कि आप मान के चलिए कि समोसे की दुकान है आपके पास। अभी जो है आप क्या करते हैं कि यहाँ पे 5 रुपये, ठीक है, 5 रुपये में आप समोसे बेच रहे हैं। जब आप देखेंगे कि आपकी दुकान काफ़ी तेज़ी से चलने लगी, या फिर जो है आपकी दुकान पे जो ग्राहक है वो बहुत ज़्यादा आने लगे, कस्टमर्स जो है बहुत ज़्यादा अधिक आने लगे, तो अब उस समय आप क्या करेंगे, आप इतना ज़्यादा तो बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एक लिमिट उसकी होगी, फिर आप उसके बाद क्या करेंगे, आप जो है उसकी कीमत में बढ़ोतरी करेंगे, यानी उसका दाम बढ़ा देंगे। जहाँ 5 रुपया था आप जो है उसको आप 7, 8, 10 तक कर सकते हैं। तो इसी कारण जो है क्या होगी कि अब जो है उसमें बढ़ोतरी आ जाएगी, उसके कीमत में जो है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो इसी कारण जो है यहाँ कीमत में बढ़ोतरी आई या कीमत वहाँ की बढ़ गई। आगे देखते हैं कि ब्रिटेन में भोजन की कीमत बढ़ गई। इसके कारण क्या हुआ, जब वहाँ भोजन की कीमत बढ़ गई तो इसके बाद उद्योगपति और शहरी लोग ने सरकार को इस बात के लिए बाध्य किया कि कॉर्न लॉ को समाप्त किया जाए। एक कॉर्न लॉ क्या था कि मतलब कि इसके तहत अभी हम आप लोगों को बताते हैं, इसको आगे हमने एक स्लाइड के रूप में रखा है। इसमें हम आप लोगों को बताते हैं कि क्या हुआ कि इसके तहत जो है जैसे देखिए, ये जितना भी मतलब जो भी मक्का के प्रति नियम कानून लगाया था सरकार ने, ठीक है, जो नियंत्रण के लिए, तो इसको हटाने के लिए जो है यहाँ की सरकार जो है मतलब कि सभी सरकार को इस बात के लिए बाध्य कर दिया सभी लोगों ने, ठीक है, जितने भी उद्योगपति का मतलब जो बहुत मतलब कि जैसे अमीर किस्म के लोग होते हैं, जैसे आपके यहाँ हैं मतलब कि अंबानी जी हैं, तो इस तरह की बातचीत है। तो मतलब इस तरह के लोग हैं। तो यहाँ पे क्या इन लोगों ने, फिर शहरी लोगों ने जो काफ़ी मतलब शहर में रहने वाले लोग, तो इन लोगों ने क्या किया कि सरकार को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि आपको जो मक्के पे आपने नियम कानून लगाया जिसे कॉर्न लॉ के नाम से जानते हैं, इसको आपको हटाना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। तो इसको जो है ये समाप्त करेंगे। अभी इसको हम समझते हैं कॉर्न लॉ को। अभी देखिए यहाँ पे कॉर्न लॉ को हटाने के प्रभाव, ठीक है, यानी कि हटाएंगे लेकिन जो है इसके कुछ प्रभाव भी पड़ेंगे, ठीक है। कॉर्न लॉ का मतलब वही था कि मतलब कि जस्ट एक मिनट, थोड़ा सा इस स्लाइड के रूप में इसको थोड़ा छोटा करते हैं ना, तो बस बस बस, ठीक।
अभी बाहर से सस्ता अनाज ब्रिटेन में आयात होने लगा, ठीक है। अब इसको हटाने के क्या प्रभाव होंगे, ठीक है, कि बाहर से कोई भी सस्ता अनाज ब्रिटेन में आने लगेगा, ठीक। कोई भी आप जो है देखेंगे कि जितना भी सस्ता सामान होगा, इसको हटाते ही क्या होगा कि वो ब्रिटेन में आने लगेगा, ठीक है, ब्रिटेन में आने लगेगा। अनाज में खेती से बंदरगाह तक सही समय पर पहुंचना भी जरूरी हो गया था। इसके लिए रेल लाइनें बिछाई गई और इसी कारण जो है क्या किया गया कि रेल लाइन का जो है मतलब निर्माण किया गया। यानी अनाज आएंगे और सस्ते, मतलब जब सस्ते में आएंगे तो अधिक आएंगे, और अधिक आएंगे तो उनको लाने के लिए कोई संसाधन चाहिए, और जब संसाधन चाहिए तो इसके लिए जो है जब अधिक जो है अनाज आएंगे तो इनके लिए जो है भारी संसाधन भी चाहिए। तो इसके लिए जो है रेल लाइन का निर्माण किया गया, जिससे जो है रेल मतलब कि चल सके और काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे जो है काफ़ी ज़्यादा संसाधन लाया जा सके। तो इस कारण जो है इसका जो मतलब कि निर्माण किया गया रेल लाइन का। इसके बाद हम देखते हैं कि किसान ने खेती की बड़ी जमीन का एक हिस्सा खाली छोड़ दिया। अभी देखिए क्या दिक्कत आएगी, मतलब कि जब जो है कोई भी किसान, ठीक है, क्या करेगा कि किसान जो है क्या करेंगे, जैसे ही सस्ता आएगा तो कहेंगे कि जो है अब कोई कार्य करने की ज़रूरत है नहीं, मतलब सब थोड़ा सस्ता मिलेगा तो क्यों जो है वो चाहेंगे कि जो है इस तरह से मतलब मेहनत करके जो है उगाने के लिए। तो इन्होंने क्या कर दिया कि ज़मीन का बड़ा हिस्सा जो है खाली छोड़ दिया, मतलब कि उस पे जो है कोई अनाज नहीं उगाए, और ज्यों ही वो कोई अनाज नहीं उगाएंगे तो क्या हो जाएंगे कि बेरोजगार हो जाएंगे। तो उसी समय जो है क्या हो गए, जैसे ही इन्होंने खेती का बड़ा हिस्सा छोड़ दिया, यानी जो है यानी कृषि का पूरी तरह से जो है जो जमीन थी उसको जो है इन्होंने छोड़ दिया, और छोड़ते ही ये क्या हो जाएंगी, इनका जो मतलब कि बेरोजगार के रूप में ये दिखाई देने लगेंगे, मतलब इनके पास कोई कार्य ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। वही तो ये इनकी जीविका थी और उसी को इन्होंने पूरी तरह से छोड़ दिया। और जितने भी लोग थे वो लोग कहाँ चले गए, अब जब बेरोजगार होंगे तो वहाँ से कहाँ जाएंगे, अब शहरीकरण का यहीं से निर्माण होगा, मतलब कि शहरीकरण का मतलब क्या होगा कि भारी संख्या में लोग कहाँ जाएंगे, गांव से लोग शहरों की तरफ पलायन करेंगे, मतलब चले जाएंगे। जब इस तरह की बात होगी, आपके पास कोई कार्य नहीं रह जाएगा तो आप क्या करेंगे। नहीं होता है आपके गांव में, आपके जो आसपास में, कि जब जो है लोगों के पास कोई कार्य नहीं रह जाता तो कहाँ जाना शुरू कर देते हैं, शहरों में जाएंगे, ठीक है। और शहरों में भी तो अब तो इतनी ज़्यादा मतलब उस समय में इतना नहीं था, लेकिन अभी जो है क्या हो गया है कि आप शहर में भी जाके इस तरह से कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। मतलब यदि आप यहाँ पे बेरोजगार हैं तो फिर भी किसी तरह से कुछ दिनों तक चल सकता है, लेकिन शहरों में तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसको हटाने से क्या हुआ कि दाम गिरने से, ठीक है, ब्रिटेन में खाने पीने की चीज़ें जो है इनकी मांग बढ़ने लगी। ज्यों ही किसी चीज़ का जो है दाम गिरेगा, अभी देखिए मान के चलिए कि कोई भी चीज़ है, अभी आपको जहाँ जो है 10 रुपये में मिल रहा था, और वही चीज़ जो है आपको 5 रुपये में वही क्वालिटी का सामान मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, जो 5 रुपये मिल रहा है वहीं से लेंगे। तो इसी तरह से ज्यों ही उसके दाम में जो है गिरावट आई, ठीक है, महामंदी जिसे कहते हैं कि जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे गिरावट आ गई उसकी कीमत में, तो इस कारण से क्या होगा कि मांग बढ़ेगी वस्तु की, जब जो है उत्पादकता अधिक हो जाएगी तो उसकी जो है कीमत घट जाती है। तो ज्यों ही उसका मांग जो है बढ़ा तो उसकी कीमत घट गई, कीमत घटने के कारण जो उसकी मांग बढ़ गई। अब औद्योगिकरण, आमदनी भी बढ़ने लगी, ठीक है। तो औद्योगिकरण में क्या हो गया कि आमदनी भी बढ़ने लगी, जितने भी मतलब कि औद्योगिकरण के कारण जो है मशीनीकरण के कारण जो है क्या हो गई कि इनकी आमदनी बढ़ने लगी। और अतिरिक्त भोजन आयात करने की ज़रूरत हो गई, ठीक है। इसी के कारण जो है अब क्या हुआ कि मतलब और ज़्यादा भोजन मतलब लाने की ज़रूरत इनको, मतलब अतिरिक्त भोजन आयात निर्यात ये सभी जो है स्टार्ट यहीं से हो गए। आगे हम लोग देखते हैं कर्ण हटने के प्रभाव, इसमें मतलब थोड़ा सा और मतलब विस्तार से देख लेते हैं इसको। यानी कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मजदूर की किल्लत हो गई, मतलब कि ये लोग जो है इनके पास कोई कार्य ही नहीं बचा, ठीक है, ये जितने भी लोग थे, ठीक है, तो इनके अब एक ही कार्य को कितने लोग करेंगे, तो इसलिए जो है इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसमें आई। फिर 19वीं सदी में लगभग 5 करोड़ लोग यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पहुँचे, ठीक है। क्यों क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो है 19वीं सदी के लगभग जो है 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पहुंचे यूरोप से, ठीक है। तो जिस स्थान पे जाएंगे वहाँ पे क्या होगा कि कार्य जैसे जो कुछ कुछ जो है कम लोग कर रहे थे, अब वहाँ पे इतने लोग जो है जाके कार्य करने लगेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि इसके कारण जो है वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें तो आएंगी ही, कि उनके कार्य को जो है कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो वो कहाँ जो है करेंगे। फिर इसके बाद 1890 का दशक आते आते कृषि क्षेत्र में एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण हो गया, ठीक है। यानी विश्व के
स्तर पे जो है ये क्या हो गया कि अर्थव्यवस्था का निर्माण हो गया। कब हुआ? तो ये जो है 1890 के दशक में हुआ। ठीक है, इस समय में एक कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, कृषि के क्षेत्र में विश्व के स्तर पे जो है एक जो है अर्थव्यवस्था का निर्माण हो गया। अभी देखते हैं तकनीकी की भूमिका। यानी जो है तकनीकी का मतलब है जब टेक्नोलॉजी जब से स्टार्ट हुई तो उससे जो है इस पे क्या जो है प्रभाव पड़ा है, क्या इसकी भूमिका रही है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो 19वीं सदी के महत्वपूर्ण तकनीकी आविष्कार टेलीग्राफ, रेलवे और स्टीमशिप कहा जाता है। यानी जब भी इस समय भी जितनी भी तकनीकी, ठीक है, तकनीकी आविष्कार, ये सभी रेलवे, ये सभी जब बने तो इसको क्या कहा जाता है? इसको स्टीम शिप कहा जाता है। ठीक है, 19वीं सदी में जितना भी चीज़ बना, मतलब 1801 ईस्वी से लेके 1899 ईस्वी के बीच में जो कुछ भी बना है टेक्नोलॉजी से संबंधित, उनको हम जो स्टीम शिप के नाम से जानते हैं या स्टीम शिप इसको कहा जाता है। ठीक है, ये बात इसमें याद रखिएगा। फिर अब देखिए इसी के साथ जो है एक बात हम आपको बताते हैं, जैसे प्रीसितित जहाज के आविष्कार के बाद जानवरों को मार डाला गया और फिर जमे हुए मांस के रूप में यूरोप भेज दिया गया। इस बात को हम समझाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका था, ठीक है, ये मान के चलिए आपका क्या है, ये अमेरिका है और यहाँ पे ये आपका यूरोप है। ठीक है, अमेरिका और यूरोप, क्या हुआ कि अमेरिका से जो है पहले जो है जिंदे जो है मतलब जानवर को ले जाते थे और मतलब जाने में काफ़ी समय लगता था। तो क्या करते थे कि पहले तो मतलब इतना हवाई जहाज़ का सिस्टम बहुत ज़्यादा मतलब इतना तेज तो चलता नहीं था कि मतलब आज के समय के जैसा, तो इसको काफ़ी समय लगता था। तो इसी कारण जो है क्या किया करते थे कि इनको जिंदा जो है ले जाते थे, ताकि जो है वहाँ पे जाते जाते जो है काफ़ी मतलब कि जैसे तब फ्रिज का सिस्टम था नहीं, जब मतलब कि ये फ्रीसितित का मतलब कि जब ये नहीं आया था, ठीक है, तो क्या होता था कि जब फ्रिज का सिस्टम नहीं था तो उस समय क्या करते थे कि ऐसे जिंदा ही जानवरों को ले जाते थे। लेकिन जब वो समय जब वो आ गया मतलब कि फ्रिज का सिस्टम आ गया, तो इसके बाद जो है वो उन्होंने क्या किया कि जानवरों को मार के ले जाते थे और तब जाके जो है मांस के रूप में उसको जो है अमेरिका से यूरोप ले जाते थे। लेकिन उसके पहले जो है जिंदे जानवर को ले जाते थे वहाँ पे, ठीक है, मांस के लिए। तो उसकी थोड़ी सी कम मांग थी, लेकिन जब जो है ये सिस्टम बन गया, टेक्नोलॉजी आ गई, तो इससे जो है अब उनकी जो है काफ़ी ज़्यादा मांग होने लगी, क्योंकि जो है डायरेक्ट मांस जो है उनको मिलने लगा। आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखिएगा। एक मिनट, थोड़ा सा खांसी आ रही है। देखते हैं, यूरोप के लोग अफ्रीका को, ठीक है, अफ्रीका के लोगों का रास्ता लाने के लिए कई तरीके अपनाए। मतलब कि अब देखिए समझने की क्या बात है कि यूरोपीय लोगों ने जो अफ्रीका था, ठीक है, उसको रास्ते पे लाने के लिए जो कई तरीके अपनाए। मतलब अफ्रीका इनकी बात सुन नहीं रहा था, तो इसलिए जो ये रास्ते पे लाने की जो है बातचीत सोच रहे हैं कि इसको जो है कैसे अपनी बात मनवाया जाए। तो ये लोगों पे इतना टैक्स लगा दिए, ठीक है, ये लोगों के ऊपर जो है इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिए। एक मिनट रुकिएगा, ठीक। तो ये अफ्रीका के लोगों के ऊपर जो है इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिए, ठीक है, इतना ज़्यादा टैक्स लगे कि केवल वह क्या कर पाते थे कि अदा कर पाते थे जो खाने और बागानों में काम करते थे। मतलब कि जो व्यक्ति, ठीक है, इनका टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिए। ये जो मतलब कि यूरोपीय लोग थे, तो अफ्रीका में जब इनका राज्य हुआ तो उस समय अफ्रीकाई लोगों के ऊपर जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा दिया, जिससे जो है इनको भर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने लगा। और इसके कारण जो है उत्तराधिकारी के कानून जो है इससे बदल दिया गया। अब किसी भी परिवार का एक ही सदस्य जमीन का उत्तराधिकारी बन सकता है। और एक नियम और लगा दिए गए, मतलब कि क्या नियम लगा दिया गया कि जितनी ज़मीन है तो उसका जो है मतलब कि वहाँ पे क्या होगा कि एक ही आदमी वहाँ का उत्तराधिकारी होगा। मतलब कि और सभी लोग जितने भी वहाँ पे थे वो मजदूरी जो है मतलब उनको करना ही अब पड़ेगा। क्योंकि जो है जैसे जब जो व्यक्ति था वहाँ का जिसकी जो है कृषि में 4 लोगों का अधिकार होता था, अभी जब एक व्यक्ति को वहाँ का जैसे राजा है मान के चलिए, अब 4 लोग वहाँ पे आराम से रह सकते थे, राजकुमार थे। लेकिन जो है क्या हुआ, अब एक लोगों के अधिकार में हो गया, तब उनको जो है छोड़ के जाना ही पड़ेगा। और जब जाएंगे तो उनको जो है इस तरह से मतलब कि खेती करते थे तो अब उनको जो है मजदूरी करना पड़ ही गया। इस कारण जो है अब किसानों के उत्तराधिकार जो मतलब कि एक ही व्यक्ति को, पहले कई व्यक्तियों में बंट जाता था, तो एक व्यक्ति के ऊपर कर दिया इन लोगों ने। ये 2 तरीके अपनाए, टैक्स बढ़ा के और दूसरा जो है इस तरह से उनके जो उत्तराधिकारी हो एक व्यक्ति को सौंप के।
और दूसरा खाना में काम करने वाले मतलब खान में, सॉरी फॉर दिस थोड़ा सा मिस्टेक, तो इसमें क्या है कि खान में काम करने वाले मजदूरों को कैंपस के भीतर ही रखा जाता था, ठीक है। उनको जो है मतलब बाहर बाहर नहीं निकलने दिया जाता था कि मतलब वो समझ ना पाए कि जो है किस तरह की बातचीत बाहर हो रही है, कैसे जो है लोग करते हैं कार्य, या फिर जो है इनको मजदूरी कम दी जाती है, ज़्यादा दी जाती है, क्या कारण होते हैं इसके, हम लोग सही कर रहे हैं कार्य की जो है आग, बाकी सारी दुनिया जो है कैसे कार्य कर रही है, तो ये सभी चीज़ इनको समझने का मौका ही नहीं देते थे। तो इसलिए जो है ये 3 तरीके इन्होंने अपनाए अफ्रीका को जो है मतलब कि अपने रास्ते पे लाने का, मतलब है कि अपनी बात मनवाने के लिए। इसके बाद एक जो है और इन्होंने एक जो सिस्टम लागू कर दिया जिसे रिंडरपेस्ट के नाम से जाना जाता है। रिंडरपेस्ट क्या था बताते हैं हम आप लोगों को। ये जो आपका रिंडरपेस्ट था, इसमें जो है एक वास्तव में एक संक्रमित मवेशी द्वारा ये लाया गया था, ठीक है। ये संक्रमित मवेशी द्वारा लाया था जिसे ब्रिटिश एशिया से आयात किया गया था। अभी हम बताते हैं आप लोगों को क्या होता था कि मवेशी का मतलब होता है कि जैसे कि बकरी हो गई, आपकी गाय हो गई, भैंस हो गई, तो इस तरह से जो है इन्हें मवेशी कहते हैं। तो इनमें क्या कर दिया गया कि रिंडरपेस्ट नाम की एक बीमारी होती है, और इनको जो है इनमें एक वायरस जो है मतलब कि इस तरह से मतलब इनके अंदर जैसे प्रवेश करा दिया गया, जिसके कारण जो है बीमारी पूरी तरह से जो है फैल गई। ये तरीका इन्होंने अपना लिया। तो रिंडरपेस्ट जो होता है एक घातक होता है और काफ़ी तेज़ी से फैलता भी है जिसे जो है 1880 में के दशक में अफ्रीका को पूरा जो है बुरी तरह से इसको प्रभावित कर दिया। काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो है इसमें जान गई, तो इस कारण से जो है ये रिंडरपेस्ट भी यहाँ पे इसने अपनाया था। तो 3 से 4 तरीके इसने अपनाए अफ्रीका को जो है अपने रास्ते पे लाने के लिए। इसके आगे हम देखते हैं। तो इस तरह से देखिए, आप कभी भी जब पूछे कि रिंडरपेस्ट के प्रभाव या रिंडरपेस्ट क्या है, तो इस तरह से जो है इसको आप बता सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि भारत से अनुबंधित श्रमिकों का प्रावधान, यानी जो है जो बंधुआ मजदूर होते हैं, मतलब कि जो बंधे रहते हैं, ठीक है, किसी के मतलब कि मुट्ठी में बंधे रहना, इस तरह की बातचीत इसमें की गई है। यानी अनुबंधित श्रमिक, एक मिनट, अनुबंधित श्रमिक जो वास्तविक अर्थों में एक बंधुआ मजदूर को संदर्भित करता है जो विशेष नियोक्ता के लिए काम करने के लिए सख्त अनुबंध रहता है। यानी एक व्यक्ति जो चाहेगा, जैसा वो चाहेगा कार्य करने के लिए, आपको जैसा जो वो चाहेगा उसी तरह से आपको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ये लोग क्या हो गए कि इनके अनुसार जो है एक बंधे रहते थे, ठीक है। ये जैसा चाहेंगे उसी के अनुसार जो है इनको कार्य करना पड़ता था। भारतीय गिरमिटिया मजदूरों को आमतौर पर गुयाना, देखिए कहाँ कहाँ पे, तो एक गुयाना हम कहेंगे इसको, इस तरह से भले ही लिखा गया है, तो गुयाना, सूरीनेम, ठीक है, फिजी, मॉरिशस, ये सभी कहाँ है, तो आपको बताएं हम कि गुयाना, सूरीनेम, ये जो है आपके कहाँ है कि साउथ अमेरिका, यानी दक्षिणी अमेरिका की जो है क्या है देश हैं, ठीक। जैसे अभी उसमें बहुत सारे देश हैं, तो ये उसी में से हैं। जैसे आप लोगों को हम बता देते हैं कि वो 13 देश, लगभग 12 देश फ्रेंच गुयाना या गुयाना के नाम से जो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बाकी जो है कभी कभी एक ही में दिखा दिया जाता है। तो जैसे ब्राज़ील है, ठीक है, फिर आपका अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, चिली, पेरू, ठीक है, तो कोलंबिया, बोलीविया, वेनेजुएला, ठीक है, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, तो ये सभी क्या है कि वहाँ के देश हैं। तो इन सभी में से जो है 2 आपके जो हैं गुयाना और सूरीनेम, तो यहाँ पे जो है उनको आमतौर पर क्या किया गया कि इन सभी स्थानों पे जो है उनको भेज दिया गया। कैरेबियाई जो द्वीप है, ठीक है, इन स्थानों पे जो है उनको काम करने के लिए भेज दिया गया, मतलब भर्ती ला दी गई और जो है उनको भेज दिया गया। कैसे भेज दिया गया? झांसा दे के, ठीक है, मतलब उनको झूठ बोल के भेजा गया कि आपको जो है क्या किया जाएगा कि वहाँ पे बढ़िया बढ़िया नौकरी मिलेगी, बढ़िया पैसा मिलेगा आपको, इन सभी लालच में उनको जो है भेज दिया गया और वो मतलब चले गए, ठीक है। अब उनके हाथ में बंधे हुए थे ही, जहाँ कहते वहाँ जाना ही था। तो इस तरह से जो है उनको जहाँ चाहे वहाँ जो है ये लोग भेज दिए और वहाँ पे जो है केवल झांसा दे के, मतलब झूठ बोल के इनको भेज दिया गया। फिर आगमन पर मजदूरों को काम करने के लिए वास्तविक कठोर परिस्थितियों के बारे में पता चला, लेकिन क्या हुआ वहाँ पे, तो वो तो ऐसे चले गए बेचारे, अब उनको पता तो था नहीं। लेकिन जब वहाँ पे वो गए और वहाँ पे जाने के बाद जो है उनको वहाँ की जो वास्तविक कठोर परिस्थिति थी, यानी कि वहाँ पे जो है किस तरह की बातचीत की जाती थी, कैसे जो है उनको कार्य कराया जाता था और उनको कितनी मजदूरी मिलती थी, ये सभी बातें तो उनको बाद में पता चली। जब वहाँ पे वो लोग पहुँच गए तब जो है इसके बारे में इनको जानकारी मिली। और गुलामी के इस नए वर्ष 2000 मतलब कि 1921 में समाप्त कर दिया गया। लेकिन जो इसे कब समाप्त कर दिया गया, तो इसको जो है 1921 में समाप्त कर दिया गया।
इसे जो है 1921 में समाप्त किया गया। ठीक है, तो ये पूरी तरह से कब समाप्त हुआ है, तो ये आपका जो है 1921 में पूरी तरह से समाप्त हो गया। ठीक, तो ये चीज़ जो है हमने यहाँ तक देखा। अभी आगे हम लोग देखते हैं। ये जो है एक ही क्लास में देखिए हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग जो है जैसे उस तरह से पढ़िएगा इसको, तो अगर ना भी पढ़ते हैं तो इतना जो है इस चैप्टर से जो भी आपको पूछेगा तो इस तरह से आप बता सकते हैं। हमने स्लाइड के रूप में इसको इसीलिए रखा है, तो कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। बाकी यदि आप लोग पीडीएफ चाहेंगे इसका, ठीक है, यदि आप लोग चाहते हैं इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को दे दिया जाए, तो पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम चैनल हमने जो एक बनाया है। बाकी अगर उसमें ना आप लोगों को मिलता है, दुनिया जाने के एसएस क्लासेस के रूप में ही है, इसी नाम से है। बाकी यदि ना मिलती है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको जो है डायरेक्ट पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसमें कमेंट करिएगा, फिर हम उसको जो है आपको कमेंट मतलब पीडीएफ देने का तरीका आपको हम बता देंगे कि आपको पीडीएफ कहाँ से मिल सकती है। इसके बाद भारतीयों विदेश में विदेशों में भारतीय व्यवसाय, यानी विदेश में भारत का क्या क्या व्यवसाय था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यानी सिकरीपुरी ये दो आदमी हैं। ठीक है, देखिए आपको हम बताते हैं कि एक सिकरीपुरी सौफ और एक नट्टू कोट्टाई चेट्टियार। ठीक है, ये दो आदमी हैं जो भारत के नामी बैंकर और व्यवसायी में आता है। ठीक है, ये दो आदमी हैं, इनका क्या कार्य था। ठीक है, ये दो प्रसिद्ध लोग ये क्या करते थे कि दक्षिण और केंद्रीय एशिया में कृषि निर्यात में पूंजी लगाते थे। मतलब ये क्या करते थे कि लोगों को कहते थे कि यहाँ से लोन लीजिए और इस तरह से जो है अपने खेती में जो है क्या करिए कि आप जो है इनको, जैसे नहीं अभी सिस्टम चलता है कि लोन लीजिए और फिर जो है कोई भी एक नया उद्योग आप शुरू कर सकते हैं, कोई कार्य आप जो है शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह की बातचीत इन लोगों ने शुरू कर दिया। तो इसमें कौन कौन से थे, ये दो व्यक्ति थे। और भारत में और विश्व के विभिन्न भागों में पैसा भेजने के लिए उनका अपना ही परिष्कृत सिस्टम हुआ करता था। मतलब ये लोग क्या करते थे, यहाँ से जो है अपना आप लोगों को कह के जो है इस तरह से पैसा लेंगे और जो है उनको कहाँ भेजेंगे, तो वहाँ जो है भेज दिया करते थे विदेशों में। जो है इस तरह से इनका कार्य जो है मतलब कि इनका संबंध विदेशों से हुआ करता था। आपको जो है इस तरह से बता के जो है आपको पैसा दिलवा दिया करते थे और इनका सिस्टम जो है बाहर से हुआ करता था। अभी हम लोग देखते हैं कि भारतीय व्यापार उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब अभी हम आपको समझाएंगे, उपनिवेश क्या होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए भारतीय व्यापार में अभी हम आपको उपनिवेश भी समझा देंगे। उपनिवेश देखिए सबसे पहले बता देते हैं उपनिवेश क्या है। जब कोई देश, ठीक है, जब कोई देश जो है आपको क्या करे कि एक देश जो है दूसरे देश के ऊपर पूरी तरह से जो है यानी कि उसका मतलब कि अपना शासन चलाए और उसको जो है वहाँ का पूरा शासन अपने भरोसे चलाए। ठीक है, मतलब कि जैसे ब्रिटेन ने भारत के साथ किया था। ठीक है, यानी कि जो है एक देश दूसरे देश के ऊपर सब कुछ वहाँ का शासन सिस्टम सब कुछ जो है अपने हाथ में ले ले, उपनिवेश ही कहलाएगा। तो भारत के उम्दा कॉटन के कपड़े, यानी जो है जो कॉटन के कपड़े होते हैं, जब एक देखिए जब कॉटन जो है क्या होता है कि शुरुआती में जब फर के रूप में ही होता है, तो इसमें जो है क्या होता था कि यूरोप में निर्यात हो रहा था। पहले जो है कपड़े जाते थे, शुरुआत में जब कपड़े जाते थे भारत से, तो क्या होगा कि उसके अधिक पैसे आएंगे। ठीक है, मतलब कि पैसे अधिक आएंगे। लेकिन ज्यों ही औद्योगिकरण ज्यों ही हुआ है, ठीक है, तो औद्योगिकरण के बाद क्या होगा, औद्योगिकरण के बाद जो है यूरोप में या ब्रिटिश अंपायर जो था यहाँ पे क्या जाने लगे, केवल कॉटन जाने लगे। ठीक है, यानी कॉटन के कपड़े प्रतिबंध लगा दिया गया और डायरेक्ट जो है अब क्या जाएंगे वहाँ पे जो कॉटन जाने लगे, वहाँ पे कपड़े अब ना जाएंगे, अब कपड़े वहाँ से बन के यहाँ आएंगे तो यहाँ पे बेचे जाएंगे। सोचिए आपके ही घर का मतलब था और जो मतलब जिससे कपड़ा बनता है वो आपके घर का है और ले जाके वो बना के फिर ले जाके आपको ही बेच रहे हैं। तो ऐसा ही सिस्टम इन्होंने लगाया। अब देखिए कि कितना प्रतिशत जो है आखिर कपड़ा का हिस्सा जो था वो मतलब यहाँ भारत का था। तो इसमें जो है 1800 ईस्वी में क्या हुआ था कि भारत का 30% हिस्सा जो है कॉटन के कपड़ों का था भारत का निर्यात में। लेकिन जो है 1815 ईस्वी में क्या हुआ कि ये जो है 15% हो गया। 1870 में यही 3% हो गया। यही जो है फिर क्या हुआ कि 1812 और 12 से 71 में कच्चे कॉटन का निर्यात केवल कितना रहा, 5% से बढ़कर जब केवल कच्चा कॉटन यानी जो है जिससे बनता है कपड़ा वो जो है जाने लगा तो कितना हो गया 35%। ठीक है, यानी कपड़ा जो है आपके यहाँ से 30% था और जो कच्चा कपड़ा जाने लगा वो 35, और जो
मतलब वो घटने लगा इतना अधिक, ठीक है। आप सोचिए कि आपके ही घर से जा रहा है कॉटन और आपके ही घर आके फिर जो है बेच रहे हैं, तो ऐसा सिस्टम इन लोगों ने लगाया था। फिर इसी समय में क्या हुआ कि नील यानी नील में तेज़ी से बढ़ोतरी, यानी जो है लोगों को नील की खेती करने के लिए जो है इन लोगों ने प्रेशर किया, मजबूर किया, तो नील की खेती में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। फिर भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला सामान था क्या? नील। फिर ये जो है अफीम की बात हो रही है, ठीक है। अफीम जो मुख्य रूप से चीन जाता था। भारत में सबसे ज़्यादा जो निर्यात होता था, मतलब बाहर जाता था, वो क्या था? अफीम था। अभी देखिए आप लोगों को हम बताते हैं 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान। इनको क्या कहा जाता है? तो गोल्डन ट्रेंगल कहा जाता है, मतलब अफीम के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसी तरह से आपका लाओस म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, ये भी है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है कि अफीम की मतलब अफीम का उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है, और जो कि अलग अलग देशों में जो है मतलब वहाँ से ले जाया जाता है। तो ऐसे ही पहले भारत में अफीम का बहुत ज़्यादा मतलब निर्यात होता था, और जिसका जो है मुख्य कौन था? तो चीन था। अब देखिए अंतर्युद्ध आर्थिक, जब युद्ध चल रहा था उस समय में हमारी जो है आर्थिक स्थिति कैसी थी, ठीक है। यूरोप की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो सबकी जो है आर्थिक स्थिति हम किस समय देखते हैं? जब युद्ध चल रहा था उस समय में। तो यूरोप विश्व का वास्तविक केंद्र था विश्व युद्ध का। जब जो है विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1814 ईस्वी में हुआ, और चला कब तक? 4 साल तक चला, 1418 ईस्वी तक चला, ठीक है। तो इस समय क्या हुआ कि फिर दूसरा आपका चला जो मतलब कि जो दूसरा चला था वो 1834 में चला, ठीक है। तो 45 तक चला, ठीक है। तो इस तरह से जो है 2 विश्व युद्ध हुए। फिर शीत युद्ध, तो आप जानते हैं कि जो शीत युद्ध चला था काफ़ी वर्षों तक चला था। तो दुनिया के, ठीक है, ये क्या था कि एक वास्तविक केंद्र बना हुआ था, ठीक है। फिर दुनिया के आर्थिक कठिनाई, राजनीतिक अस्थिरता का अनुभव किया। इन कठिनाइयों और आर्थिक मतलब कि जितनी भी परिस्थितियां थी, इनके साथ जो है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हुई। ये सभी जितनी भी परिस्थितियां आई हैं, इन सब का कारण कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध था, ठीक है। इन सभी कारणों, जो ये सभी जितनी भी घटनाएं हुई, इन सब का कारण कौन रहा है? तो द्वितीय विश्व युद्ध रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण टैंकों, मशीनों, रासायनिक हथियारों, विमानों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ। देखिए जब जो ही युद्ध होगा तो आप वहाँ पे जो है ईंटें पत्थर से तो युद्ध कर नहीं सकते हैं, विश्व युद्ध है, यहाँ पे आपको बम, गोली, तो इस तरह की बातचीत मतलब की जाती है, जो अभी के समय में मतलब कहते हैं। तो इस तरह से जो है क्या होता है यहाँ पे टैंक, ठीक है, इन सभी की ऐसे तो है नहीं कि आप जो है डायरेक्ट जाके वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सभी चीज़ों का जो है मशीन यानी टैंक वैंक का सिस्टम जो है काफ़ी बनाया गया, विमान, ठीक है। तो इस तरह से जो है बनाए गए। तो क्या हुआ कि दुनिया भर में कामकाजी उम्र के पुरुषों को कहाँ भेज दिया गया? मतलब जो काम करने वाले लोग हैं इनको डायरेक्ट सेना में, और जितने लोग सेना में डायरेक्ट चले गए, और जब ये लोग सेना में चले गए तो वहाँ की महिलाएं अब क्या करेंगी? अब महिलाएं जो है इनको जो है क्या किया गया कि कार्यालय में, ठीक है, ये क्या करेंगी? पूरा कागज का जो कार्य है इनको ये करेंगी, ठीक है। अब जब वे लोग वहाँ पे चले गए तो जो जितना कार्य करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है, ये पूरी तरह से चले गए, तब क्या करेंगी? इन कार्यों को करने के लिए महिलाओं को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो महिलाओं ने जो है इन कार्यों को संभाला, और जितना भी कागजी कार्य था इसको जो है महिलाओं ने किया। तब से जो है महिलाओं को थोड़ा सा मतलब समझने लगे ये लोग, ठीक है। नहीं तो इसके पहले तो थोड़ा सा ध्यान भी मतलब कम देते थे। तो इनसे तब से जो है यहाँ पे इन लोगों को मतलब जितने भी कार्य होते थे उसमें जो है इन लोगों ने अपना योगदान निभाया। आगे हम लोग देखते हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोक्ता की शुरुआत, यानी जब किसी भी चीज़ का उत्पादन बढ़ेगा तो उपभोक्ता करने वाले यानी उपभोग करने वाले लोगों की वहाँ पे जो है शुरुआत होगी। तो देखिए इसमें कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में, थोड़ा सा 1 मिनट, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में युद्ध के बाद झटकों से तेजी से निजी ठीक है, निजी क्या मिलने लगा, थोड़ा इसको हटाते हैं, निजात मिलने लगा, ठीक है। तो निजात मिलने लगा, और 1920 के दशक में बड़े पैमाने पर उत्पादन अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मुख्य पहचान बन गई, ठीक है। यानी जो है जब ये युद्ध हुआ, इस समय क्या हुआ कि ये एक अमेरिका के बारे में कोई नहीं इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध तो था नहीं, लेकिन क्या हो गया कि अभी जो है अमेरिका पूरी तरह से अर्थव्यवस्था में प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। अमेरिका के बारे में सब जानने लगे,
तो किस समय में 1920 के मतलब कि विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन जो था आपका पूरी तरह से गरीब हो चुका था, इसके पास कुछ बचा ही नहीं, युद्ध में इधर उधर जो है लगा पड़ा था। तो उस समय जो है क्या था आपका, अमेरिका ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया। आगे देखते हैं। तो एक फोर्ड मोटर के संस्थापक हेनरी फोर्ड मास प्रोडक्शन के जनक माने जाते हैं या कहे जाते हैं, मतलब कि एक उत्पादकता के जनक कहे जाते हैं इनको, मतलब कि किसी भी चीज़ का उत्पादन बहुत तेज़ी से करते थे, यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन और उत्पादन क्षमता की जो है इनको ये जो है इन्होंने बढ़ाया, और जिससे क्या हो गई कि कीमतों में कमी आ गई। मतलब किसी भी चीज़ का उत्पादन जब अधिक होगा तो क्या हो जाएंगी, उनके दाम में जो है गिरावट आ जाएगी। तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ। फिर अमेरिका के कामगार जितने भी थे, जितने कार्य करने वाले लोग थे, ये बेहतर कमाने लगे, ठीक है, यानी इनको जो है पैसा काफ़ी जो है आसानी से मिलने लगा, ये कार्य करने लगे, ठीक। फिर इनके पास खर्चा करने के लिए ज़्यादा पैसे थे, ठीक है, जब काम ज़्यादा करेंगे तो इनको जो है मतलब कि पैसा अधिक मिलने लगा, और जब पैसा अधिक मिलने लगा तो खर्चा करेंगे ही, और जिससे क्या हो गई कि मांग की तेज़ी से बढ़ी, मतलब कि जितनी भी मांग थी, चीज़ों की मांग में जो है क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। आगे देखते हैं हम। और महामंदी, वैश्विक स्तर पर महामंदी का मतलब होता है, समझाते हैं हम आप लोगों को। महामंदी का मतलब होगा कि चीज़ों में जो मतलब जो सामान है, ठीक है, सामानों में क्या होगा कि उनका जो प्राइस है वो काफ़ी कम हो जाना, मतलब कि उनका पैसा जो जितना उसका दाम है उसमें जो है काफ़ी मतलब कि बहुत कम हो जाना उसका दाम, तो इस चीज़ को हम कहेंगे कि महामंदी। यह 1929 से 1930 के मध्य हुआ, ठीक है। इस समय में क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा जो है महामंदी आई है पूरे विश्व के रूप में। यहाँ पे रोजगार, उत्पादन, व्यापार, आय में भारी वैश्विक गिरावट आई, यानी इन सभी चीज़ों में क्या हो गई कि बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा। जिससे कीमतों के साथ साथ कृषि क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ा, यानी किसी भी चीज़ को आप खरीदने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा सस्ता आपको किस समय में मिला है, महामंदी, यानी कि इन चीज़ों का जो है क्या हुआ कि जैसे किसी भी चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा कब घटी, तो 1929 के समय में। अभी ज़्यादा है, ठीक, बस अब इसको कंप्लीट करके ही बंद करेंगे इसको। अब जब यहाँ तक आ चुके हैं तो कंप्लीट कर ही देते हैं। देखिए, कृषि अति उत्पादन के गंभीर परिणाम क्या क्या हुए, मतलब इससे क्या, जब बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा तो इसके जो है क्या क्या परिणाम हुए। कई कारकों के समायोजन से महान अवसाद, कृषि अति उत्पादन, अमेरिका बैंकिंग प्रणाली के कई जो है कारण क्या, विवाद के कारण बन गए। ठीक है, इन सभी के क्या विवाद के कारण बन गए। फिर अमेरिका ऋणों की वापसी के लिए कई देशों की वास्तविक अर्थों में प्रभावित किया, ठीक है, कई देशों को जो है अमेरिका ने ऋण यानी कि कर्ज दे दिया, ठीक है, उधार। इस अवधि के दौरान अमेरिका बैंकिंग प्रणाली अधिक ध्वस्त हो गई, जितना उसका बैंक का सिस्टम था वो क्या हो गया, विध्वंस हो गया, ध्वस्त हो गया। यहाँ भयंकर, यहाँ जो है क्या हो गया कि, एक मिनट, यहाँ पे भारत में कई बैंक क्या हो गए, दिवालिया हो गए, मतलब कि भाग गए ले ओके, पैसा वैसा जितना था भारत के जितने भी बैंक थे क्या हो गए कि यहाँ से पैसा वैसा लेके गायब। तो ये सभी घटनाएं कब हुई, जब अधिक जो है कृषि में उत्पादन होने लगा। फिर उस समय क्या हुआ कि भारतीय उपमहाद्वीप भी काफ़ी प्रभावित हुआ इसी समय, एकमात्र यही समय रहा उसमें कि जो है इसका ज़्यादा जो है इसमें प्रभाव पड़ा है। फिर भारतीय निर्यात और आयात के दरों में बड़े पैमाने पर गिरावट आई, क्योंकि कीमतें लगभग बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी, तो इसी कारण जो है इनमें आयात यानी कि व्यापार में आयात और निर्यात में काफ़ी ज़्यादा जो है क्या हो गई, गिरावट आ गई। ना कोई चीज़ कोई खरीद के दूसरे देश ले जाता था, ना वहाँ से ले आता था, तो इन सब में जो है बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई थी। बंगाल में जूट काश्तकार सबसे अधिक प्रभावित हुए, यानी जो जूट का उत्पादन करने वाले व्यक्ति थे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुके थे, इनकी जो है रोजी रोटी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। गांव से शहर की ओर आबादी का स्थानांतरण देखा गया, मतलब कि गांव शहर से सभी लोग कहाँ जाने लगे, तो गांव की तरफ जाने लगे, क्योंकि लोगों के पास जो है कोई कार्य बचा ही नहीं था, ठीक है, तो अब वहाँ पे सब जो है बहुत ज़्यादा कीमतों में गिरावट के कारण सब लोग शहर से गाँव की तरफ पुनः जो है पलायन करने लगे। युद्ध के बाद की अर्थव्यवस्था, जब युद्ध हुआ उसके बाद जो है आखिर अर्थव्यवस्था कैसी थी, देखते हैं हम लोग।
युद्ध के बाद की अर्थव्यवस्था, जब युद्ध हो चुका प्रथम और द्वितीय, इसके बाद जो है हमारी अर्थव्यवस्था या फिर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो प्रथम युद्ध के 2 दशक बाद, ठीक है, यानी जब 1914 में हुआ तो लगभग 34 जब दोबारा शुरू होने वाला था, तो यानी कि 20 साल बाद लगभग स्टार्ट हो गया आपका द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। 14 में पहला और 34 में दूसरा, तो यानी कि 20 ही साल का गैप है। तो 2 दशकों के बाद 20 साल के बाद जो है दूसरा शुरू हो गया। युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ का मतलब रूस, अमेरिका और रूस ये 2 महाशक्ति के रूप में उभरे। जी हाँ, महाशक्ति के रूप में मतलब का है कि ये लोग जो है एक अमेरिका और रूस, ये 2 जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए, यानी ब्रिटेन का नाम समाप्त हो गया है यहाँ पे। इन्होंने ब्रिटेन वुड्स संस्थान का जो है क्या किया, ये संस्थान इन्होंने बनाया, इसको जो है निर्माण किया। इसमें क्या किया कि एक और स्थिर अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ मैट्रिक वित्तीय सम्मेलन द्वारा एक रूपरेखा तय की गई, जो अमेरिका में है, न्यू हैम्पशायर। इसमें जो है ब्रिटेन मतलब कि ब्रेटन वुड्स में इसकी जो है मदद करती थी, मतलब कि एक जो है संस्थान बनाया गया था, जिसके द्वारा क्या किया जाता था कि ये सम्मेलन तय किया जाता था कि यहाँ पे अर्थव्यवस्था को मतलब कि कहाँ पे कितनी, मतलब कि जैसे कीमत में बढ़ोतरी या फिर उत्पादन में बढ़ोतरी या कीमत में गिरावट, इन सभी चीज़ों को एक बैलेंस बनाए रखने के लिए जो इसको बनाया गया था। फिर है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, जिसे IMF के नाम से जाना जाता है, इसकी भी स्थापना यहीं की गई थी, ठीक है। इसी स्थान पे जो है इसकी भी स्थापना की गई थी, विश्व बैंक की, जिसे आज हम लोग विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। अभी आगे देखते हैं वैश्वीकरण और निवेशीकरण और स्वतंत्रता, ठीक है। यानी कि एशियाई और अफ्रीकी महाद्वीपों के अधिकांश देश समय में, यानी कि क्या हो गए कि उस समय में स्वतंत्र हो गए थे, ठीक है। यानी कि आपका एशिया, अफ्रीका के जितने भी देश थे, तो ये सभी जो है उस समय में क्या हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे। फिर NAM और UNO की, उनकी जो है क्या स्वतंत्रता का समर्थन किया था, यानी जो है आपके 2 ऐसे संस्थान थे जिन्होंने क्या किया था, स्वतंत्रता में काफ़ी ज़्यादा जो है समर्थन किया था, जिसमें NAM था, ठीक है, यानी एक नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है, और एक जो है आपका UNO मतलब कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, इसने जो है काफ़ी समर्थन किया था। फिर विकासशील देशों ने भी खुद को एक समन्वित किया, ठीक है, इसमें जो है, इसमें विकासशील देश भी इसमें काफ़ी ज़्यादा सहयोग किए हैं, अपना जो है योगदान निभाए हैं। और इसके बाद जो आपका G77, ठीक है, और न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की मांग करेगा, ठीक है, ये भी जो है एक संस्थान के रूप में ही है। बाकी कच्चे माल, ठीक है, ये सभी चीज़ों का जो है पूर्ण नियंत्रण, यानी जितने भी लोग हैं ये बने हैं, इनका एक ही मात्र जो है उद्देश्य क्या रहेगा कि चीज़ों का एक बैलेंस बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना। तो ये हुआ समाप्त, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बड़ा था लेक्चर आप लोगों का। बाकी जो है हम इसको अभी स्टॉप करते हैं, और आप लोग कमेंट करिएगा कि कोई भी टॉपिक अभी आप लोगों को लगे, ठीक है, तो उसको जो है बताने की कोशिश करेंगे हम। थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।